हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फियर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने डिस्कस किया था। उनको दो पार्ट में, पार्ट वन थ्योरी पार्ट और पार्ट टू में हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर किए थे। तो जिन दोस्तों ने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको कर लें, उसके बाद इस क्लास को करें तो आपको बेहद ही फायदा होगा। आप एक क्रमिक तौर पे आप अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं हर्ष और उसका साम्राज्य। तो ये वर्धन वंश के शासक थे, वर्धन वंश के शासक। तो आज इनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? चलते हैं बिना देरी किए आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरी पार्ट, पार्ट वन। क्लियर? तो ये आप देख लीजिए, पहले सामान्य सामान्य जानकारी आप देख लीजिए। इनकी शुरुआत कहाँ होती है, जो इनका वंश है या साम्राज्य है, संस्थापक कौन थे, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं सम्राट हर्षवर्धन के संबंध में हम पढ़ेंगे। ओके। तो पहले क्या था कि जो वर्धन वंश था, पुष्य पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता था। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। इनका नाम था पुष्यभूति और इनके नाम पर ही पुष्यभूति वंश पड़ता है। इनके साम्राज्य का नाम पुष्यभूति वंश पड़ता है। क्लियर? तो इनकी जो स्थापना, जो पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है, तो पुष्यभूति वंश की स्थापना कैसे होती है? पूर्व में पूर्व में क्या होता है कि पूर्व में जब इनके पहले, जब ये पुष्यभूति जो थे उतने पावरफुल नहीं थे, या उतने इनके पास शासन को स्थापित करने का अवसर नहीं था। तो उस टाइम पे क्या था कि जब गुप्तों को शासक था, गुप्त वंशी राजाओं का शासन था उत्तर भारत में। तो गुप्तों को जब शासन था तो ये लोग क्या थे, उतने पावरफुल नहीं थे। जब ये इनका डाउनफॉल होता है, इनके डाउनफॉल होने के बाद फिर इन्होंने लाभ उठाया उस चीज़ का। लाभ उठा करके नहले पे दहला मार दिया और उन्होंने क्या किया, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र में, पंजाब मतलब पंजाब के पूर्वी भाग में जो हरियाणा स्थित था, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो थानेश्वर वाला जगह है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर दी। सत्ता जैसी स्थापित की तो उन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बना ली। क्लियर? तो ये था इनके बारे में। पुष्यभूति हो गए। और ये आप देख लीजिए इनके जो भी, और पुष्यभूति वंश के जो भी थानेश्वर में जिन्होंने शासन किया, तो ये उनके बारे में सामान्य ग्राफ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन थे? ये हर्षवर्धन के पिता थे। हर्षवर्धन के, हर्ष के पिता पिता थे, है ना। तो इन्होंने क्या की कि वास्तविक जो इन्होंने शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना की पुष्यभूति वंश में। तो इन्होंने क्या किया कि पुष्यभूति वंश को अधिक बल प्रदान किया। तो ये क्या थे, पुष्यभूति वंश के शक्ति और प्रतिष्ठा के संस्थापक थे, है ना। तो इन्होंने और क्या किया, और आप देखिए तो इन्होंने, इनकी जो एक उपाधि है पूर्ण हरिण केसरी। पूर्ण हरिण केसरी का मतलब क्या होता है कि पूर्ण, पूर्ण क्या है, पूर्ण जो है, अगर हिरण है
हिरन हैं, तो पूर्ण रूपी हिरणों के लिए आप यहाँ देख, पूर्ण रूपी हिरन, हरिण मतलब जो एक प्रकार से कहा जाए तो हिरण के रूप में, तो उनके लिए क्या थे, ये सिंह के समान थे, सिंह के समान, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपने पूरे शासन पीरियड में, शासन काल में हूणों का मुकाबला किया, हूणों का मुकाबला किया। हूणों को जो है भारत में एंट्री नहीं देने दी उन्होंने, जहाँ पे इन्होंने सत्ता स्थापित करी थी, तो उससे आगे इनके साम्राज्य के आगे हुण आ नहीं सके, इनको एक जगह पे रोक के रखा था। ये इनकी उपलब्धि थी, है ना। अब चलते हैं और आगे। अब ये क्या करते हैं, तो उन्होंने तो जीवन भर हूणों से ही अपनी लड़ाई झगड़ा में बिता दी, है ना। तो फिर इन्होंने और क्या सोचा कि हम अब विवाह विवाह नीति से ही अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। शासकों में क्या होता था, जो राजा लोग होते थे, राजा लोग एक जिससे होता है, पहले ये तो सैन्य से विस्तार करते हैं साम्राज्य, सैन्य विस्तार नीति में, वो सॉरी, साम्राज्य विस्तार नीति में या तो सैन्य का सहारा लेते हैं, सैन्य नीति, सैन्य नीति, दूसरा विवाह नीति। तो ये इस इन दोनों पद्धति का सहारा लेते हैं राजा लोग। तो इन्होंने क्या किया, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन्होंने सैन्य गतिविधि से तो या सामरिक दृष्टिकोण से साम्राज्य विस्तार तो ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर वैवाहिक नीति संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। वैवाहिक नीति के अंतर्गत इन्होंने संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए। तो इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री राजश्री, इनकी पुत्री राजश्री थी। इनके दो बेटे भी थे, एक पुत्री और दो बेटे। कौन थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, हर्ष, ठीक है। तो ये दो बेटे थे। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया कि मौखरी वंश के शासक जो थे, हर्ष, ओ सॉरी, गृहवर्मन, गृहवर्मा या गृहवर्मन, गृहवर्मा या गृहवर्मन, क्लियर। इससे क्या किया, मौखरी शासक जो था गृहवर्मा या गृहवर्मन, इससे अपनी बेटी का शादी या विवाह कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि ये जो मौखरी जो वंश था या मौखरी साम्राज्य था, ये कन्नौज में स्थापित था, है ना। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी स्थापित किए थे सत्ता को। तो यहाँ से, तो एक मौखरी जो थे अपनी राजधानी को कन्नौज बनाए थे। तो कन्नौज, अब क्या होता है कि कन्नौज सत्ता का केंद्र बनता है, क्या बनता है, सत्ता का प्रमुख केंद्र बन जाता है, क्या बनता है, प्रमुख केंद्र, सत्ता संघर्ष का प्रमुख केंद्र बनता है। पहले क्या थे, इसके पहले देखा जाता है तो एक समय पे था कि काल में मगध काल में मगध काल में तो देखा जाए तो जो राजा लोग थे, राजगिरी या पाटलिपुत्र, इन दोनों जगहों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो ये सत्ता संघर्ष का केंद्र तब थे, मगध काल में। फिर इनके बाद क्या होते हैं, फिर समय बदलता है, शासन चेंज होता है। तो गुप्ता पीरियड में देखते हैं, तो गुप्त काल में एक जगह होता है उज्जैन, है ना, उज्जैन, और नेक्स्ट पाटलिपुत्र,
तो ये दोनों क्या होते हैं, सत्ता के केंद्र बनते हैं। तो इसके लिए संघर्ष होता है, मतलब कि उज्जैन को लोग सोचते थे इस टाइम पे क्या था कि ये व्यापार और व्यापार और विद्या विद्या का केंद्र था। क्या था? विद्या का केंद्र। तो लोग, जो राजा लोग थे, इसको अपने कब्जे में लेना चाहते थे कि हाँ, हम इसको अपने अधीन कर लें, ताकि हम अपने साम्राज्य की आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से और अपने राज्य को सशक्त कर पाए, है ना। ये थे अभी तक। तो अब क्या होता है कि आ, जब ये मौखरी वंश यहाँ पे स्थापित होता है, कन्नौज कन्नौज पे, तो फिर थानेश्वर के जो राजा थे, थानेश्वर के राजा क्या करते हैं, धीरे धीरे ये क्या करते हैं, कन्नौज की तरफ अपनी पुत्री का विवाह तो कर दिए, तो ये अब उनकी पकड़ भी मजबूत हो गई, तो ये धीरे धीरे कन्नौज की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कन्नौज की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि अ, जब इनकी प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन की तो मृत्यु हो गई। फिर बनते हैं शासक राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन शासक बन जाते हैं, तो राज्यवर्धन शासक बने। फिर इनके टाइम पे क्या होता है कि शशांक शशांक कहाँ था, बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल में गौड़वंशी शासक था, है ना। क्लियर। तो शशांक और ये देवगुप्त, मालवा का शासक था देवगुप्त। तो मालवा का शासक देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के अपना षड्यंत्र किया। इन्होंने कुछ चालबाजी करी। तो षड्यंत्र में क्या हुआ, षड्यंत्र में इस इन्होंने क्या किया, गृहवर्मन की, कन्नौज पे हमला करके गृहवर्मन की हत्या कर दी, हत्या कर दी। और क्या किया, राजश्री को कैद कर लिया। तो ये समाचार किसको मिलता है, राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन को समाचार मिलता है, ये भागा भागा आता है। ये भाग करके आया, क्या करता है ये कन्नौज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कन्नौज को प्रोटेक्ट करता है, अपनी सेना लेके कन्नौज की तरफ बढ़ा। इसने क्या किया कि राजवर्धन ने देवगुप्त की सेना को तो हरा दिया, बट शशांक आदमी जो था, शशांक जो शासक था, ठीक है, ये बड़ा धूर्त था, धूर्त किस्म का आदमी था। इसने चालबाजी से या धोखे धोखे से राज्यवर्धन की राज्यवर्धन की भी हत्या कर दिया, है ना। तो ये था अभी तक। तो बैक टू बैक क्या है, अब अभी हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन क्या है, इनके सामने दो दो घटनाएं घटित हो गई यहाँ पे। तो इनको क्या हुआ, काफ़ी आघात पहुंचा कि मेरे सामने मेरी बहन को विधवा बना दिया गया और मेरे भाई की भी हत्या कर दी गई। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, है ना, ये राज्यवर्धन हर्षवर्धन से बड़े थे। ठीक है। अब क्या है, ये हर्षवर्धन बचते हैं, तो हर्षवर्धन के अंदर काफ़ी क्रोध और प्रतिशोध की भावना भर जाती है। क्रोध और प्रतिशोध में जलने लगते हैं कि अब हम शासक अगर बन जाते हैं, हमारे हाथ में सत्ता आती है, तो इनसे बदला जरूर लेंगे। तो इनके बारे में देखते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सम्राट हर्षवर्धन, है ना, यही इंपॉर्टेंट है यूपी टेबल एसिपेट के थ्रू। तो इनके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर्षवर्धन क्या थे, हर्षवर्धन तो सुहोती वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन, इनका जन्म क्या होता है, 591 ईस्वी में, है ना, 591 ईस्वी में इनका जन्म हुआ।
और इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन और माता जी का क्या नाम था? यशोमती। इनके क्या थे? पुत्र थे बड़े भाई हर्षवर्धन और बहन राजश्री। क्लियर? तो 606 ईस्वी में इनके भाई की हत्या होती है, तो 16 वर्ष की आयु में क्या है, हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पे बैठ जाते हैं। राज तिलक होता है, तो ये राज सिंहासन पे बैठते हैं। आप ही देख लो, ये हर्षवर्धन के समय उनके साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ किस किस भाग में है, तो आप देख लो। ये उत्तर भारत में अधिकांश देखा जाता है। तो ये नर्मदा है, नर्मदा, नर्मदा, तो नर्मदा नदी है। तो इससे आगे क्या है, हर्षवर्धन आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। इधर दक्षिण भारत में क्या था, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश है ना, चालुक्य वंश था। तो ये क्या था इस टाइम पे, पुलिकेशिन, पुलकेशिन सेकंड राजा था यहाँ पे, है ना, यहाँ का शासक था। इसने क्या किया, हर्षवर्धन को नर्मदा की नदी, नर्मदा नदी तट पे, नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित कर देता है ना। तो इससे फिर हर्षवर्धन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये आपका हो गया मैप। अब देखिए, तो इसके बाद क्या होता है कि शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए, राज सिंहासन पे बैठने के बाद हर्षवर्धन क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए और शशांक से प्रतिशोध के लिए वो कन्नौज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इनको रास्ते में क्या होता है, तो ये जब जा रहे थे तो रास्ते में भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन, ये क्या थे, कामरूप के राजा, कामरूप के राजा थे। इनका जो दूत था, दूत हंसवेग, हंसवेग रास्ते में जा रहा था, तो इनको हर्षवर्धन को मिलता है। तो ये इसने क्या किया, हंसवेग ने अपने राजा की तरफ से हर्षवर्धन के समक्ष क्या करता है, मित्रता का हाथ बढ़ाता है, प्रस्ताव रख दिया। तो हर्षवर्धन ने भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इनके दोनों के मध्य फिर क्या होता है, जो कामरूप का शासक था भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन और हर्ष के मध्य कूटनीति बनती है ना, कि शशांक है या देवगुप्त है, तो उससे बदला लेने के लिए ये भी अपना संधि कर लेते हैं। तो आगे जब वो बढ़ रहा था, तो इसके बाद क्या है कि उसको मंडी नामक कोई जगह है, तो वहां से सूचना मिलती है कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल की तरफ चली गई, है ना। विंध्याचल जो आज की इधर मिर्जापुर साइड है, या पूरा ये विंध्य रेंज जो लगा हुआ है, विंध्याचल, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, ये सब इसी के रेंज में आते हैं। विंध्याचल तो आज के मिर्जापुर में स्थापित है ना, जो मुख्य जगह है। तो ये क्या करते हैं, एक आचार्य रहते हैं दिवाकर मित्र, तो दिवाकर मित्र की सहायता से इन्होंने राजश्री को खोजा। राजश्री को खोजा, तो क्या ये विधवा हो गई थी, तो विधवा होने के बाद क्या इनके मन में ख्याल आ रहा था कि अब एक तो इनका कोई पुत्र नहीं था, राजश्री पुत्र या कहो तो संतान विहीन थी। तो सत्ता को कोई वैसे भी उत्तराधिकारी के रूप में मिला नहीं। वैसे सत्ता, अब कन्नौज की सत्ता क्या है, मौखरी वंश तो अब ऑलरेडी बिना नेतृत्व के हो गई। अब उसको देखने वाला कोई था नहीं, तो इन्होंने भी अपना जीवन त्याग करने की सोची।
सती होने जा रही थी। तो हर्ष वापस कन्नौज उनको लेके आते हैं, और गृहवर्मन की हत्या के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वहाँ के जो भी कन्नौज के जो भी मंत्री थे और उनकी बहन राजश्री की सहमति से हर्ष खुद राजा बनते हैं, वहाँ के शासक, कन्नौज के शासक के तौर पे स्थापित होते हैं ना। तो हर्ष ने क्या किया, इन्होंने भी दिमाग लगाए और कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। थानेश्वर से कन्नौज राजधानी स्थापित कर ली। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया। तो ये था इनके बारे में इम्पोर्टेंट अभी तक। फिर छठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर के अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गए जो ये साम्राज्य था हर्षवर्धन का। अब क्या होता है, अब हर्ष के जब नेतृत्व में आता है, हर्ष के नेतृत्व में जो पुष्यभूति वंश था, अब क्या होता है, अब वर्धन वंश, वर्धन वंश हो जाता है। क्या होता है, वर्धन वंश होता है के रूप में जाना जाने लगा, है ना। तो ये इतना बदलाव हो गया। हर्ष के समय से लेकर के कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। कन्नौज का क्षेत्र द्वाब के मध्य स्थित था, तो ये गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र था, है ना। क्लियर। तो 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। अब ये तो वास्तविक शक्ति के संस्थापक थे ही। हर्ष हर्ष के समय और शक्तिशाली हो जाता है। हर्ष ने जो साम्राज्य स्थापित किया था या सत्ता संभाली थी, तो वो और पावरफुल हो गया। इन्होंने साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, सेना बढ़ाई, किलाबंदी की, बहुत सारे उपाय किए। तो इनके टाइम पे क्या है, जो प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट, इन्हीं के समय इनके दरबारी कवि थे। क्या थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। तो बाणभट्ट क्या थे, हर्षचरित लिखते हैं, हर्षचरित। हर्षचरित में हर्ष के संबंध में वर्णन मिलता है ना, हर्ष के संबंध में वर्णन मिलता है, साम्राज्य हो या और उनके जीवन से संबंधित, तो इसमें वर्णन मिलता है। क्लियर। फिर क्या है, चीनी यात्री होता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग। ये क्या होता है, हर्ष के समय आता है ना। ये आता है तो ये क्या होता है कि बौद्ध भिक्षु होता है, बौद्ध महायान संप्रदाय से प्रभावित होता है। तो ये आता है बौद्ध धर्म या भारत दर्शन के लिए, है ना। तो ये 15 वर्ष तक भारत में निवास करता है, लगभग 15 वर्ष भारत में निवास करता है। तो ये इसे और एक इसके बारे में फैक्ट है ह्वेन स्वांग के बारे में। ह्वेन स्वांग को क्या बोला जाता है, प्रिंस ऑफ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, पिलग्रिम्स, ओके, यानी यात्रियों का राज राजकुमार। क्लियर। तो ये ह्वेन सांग की सेना या सैन्य शक्ति के बारे में बताता है कि उनकी सेना में 60,000 हाथी थे और 1 लाख घोड़े शामिल थे, है ना। हर्ष के बारे में जो पहला उनका शासन या उनका जीवन था, तो शैव अनुयायी के रूप में देखने को मिलता है कि वो शैव भक्त थे,
शैव मत अनुयायी थे, है ना। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चीनी स्रोतों के माध्यम से हर्ष को हर्ष को शिलादित्य शिलादित्य कहते हैं ना। चीनी स्रोतों में, ठीक है। तो शिलादित्य हर्षवर्धन का दूसरा नाम था। ओके। अब आगे क्या है, ये अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। इन्होंने क्या किया कि कश्मीर में अपने शासन नहीं स्थापित किए थे, बाकी संपूर्ण उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित किए थे। आप यहाँ देख लो, ये कश्मीर छोड़ करके बाकी सारे उत्तर भारत में इनका शासन फैला हुआ था। ये साम्राज्य जब विस्तार कर रहे थे, साम्राज्य विस्तार के समय ये दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, अपना साम्राज्य दक्षिण की ओर और अधिक विस्तार करना चाहते थे। नर्मदा के तट पर पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पे इनका युद्ध होता है चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या है, हरा देते हैं, हर्ष को हरा देते हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इनका जो है एहोल एहोल अभिलेख है, यहीं से ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन जो चालुक्य वंशी शासक था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को वहां पे हरा देता है ना। इसी अभिलेख से क्या होता है, सती प्रथा का पहली बार जिक्र मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब आ जाइए आप प्रशासन की तरफ। तो हर्षवर्धन का प्रशासन आप देख लो। तो इनका शासन का स्वरूप क्या था, राजतंत्रात्मक। जो पहले शासन व्यवस्था में वो चलता आ रहा था कि जो राजा होता है दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखता था, कि जो राजा होता था किसी भगवान या ईश्वर द्वारा भेजा गया होता है, तो प्रजा के संरक्षक के लिए या उसके संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, कल्याण के लिए। तो ऐसी जो कॉन्सेप्ट लोगों में विद्यमान थी, तो वही कॉन्सेप्ट पे ये भी शासन कर रहे थे। और शासन को संचालन के लिए इन्होंने क्या बनाया था, ये सबसे छोटी यूनिट है। ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र, चार यूनिट में शासन को विभक्त किया था, है ना। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। हर्ष ने शासन पत्र के माध्यम से जमीन देने के लिए प्रथा प्रथा चलाई थी, किसको, जो शासन के पदाधिकारी थे। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। पहला कर भाग था, दूसरा हिरण्य और तीसरा बलि। तो जो भाग होता था, भाग ये भूमि कर था, ये कृषकों से, कृषि जो कृषि कार्य करते थे कृषकों से लिया जाता था, है ना। कृषकों से वसूलते थे। कितना था, 1/6 एक टैक्स के रूप में लिया जाता था। क्लियर। जो दूसरा है हिरण्य, तो हिरण्य जो टैक्स है वो व्यापारी से सीधे लिया जाता है, क्या, नगद, कैश के रूप में। क्लियर। जो छठा भाग है, तो उनकी उपज का लिया जाता था, कृषकों से उनकी उपज का, जो कृषि कार्य से पैदा करते थे उनका ही 1/6 भाग जो है लिया करते थे। लेकिन ये यहाँ पे हिरण्य जो कर है, तो व्यापारी से सीधे कैश फॉर्म में, कैश फॉर्मेट में लेते थे, है ना।
और जो बलि कर है तो बलि कर के रूप में, इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। ये धार्मिक कर रहा होगा ऐसा विद्वानों का मानना है। आइए आगे। तो ये इनके कुछ पदाधिकारी हैं, तो इनको आप देख लीजिए। तो हर्ष के प्रशासन में अवंती क्या थे, युद्ध और शांति यानी विदेश मंत्री, या विदेश मंत्री, हाँ विदेश मंत्री के तौर पे एक प्रकार से देखा जा सकता है। जो शांति और युद्ध का मंत्री होता है या अधिकारी होता है, तो उसे हम विदेश मंत्री के रूप में स्थापित एक प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व काल में पूर्व काल में युद्ध और शांति के अधिकारी को विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता था, है ना। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख लो, अवंती नाम, अब इनके टाइम पे क्या है, अवंती नाम से जाना जाता है, जो विदेश मंत्री अवंती नाम से। अब सिंहनाद है, सिंहनाद सेनापति था, शीर्ष सेनापति, सारी सेनाओं का सेनापति जो था सिंहनाद था। कुंतल कौन था, अश्वसेना का प्रधान। तो एक यूनिट थी अश्वसेना, तो अश्वसेना का जो सेनापति था कुंतल था। स्कंदगुप्त कौन था, जो हस्त सेना, हाथियों की सेना थी, हाथियों की सेना। क्लियर, हाथी दल। तो उनका ये चीफ होता था। और यहाँ पे सामंत या महाराज कौन होता था, तो ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था, तो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख होता था, है ना। अब आगे आप देख लो। ह्वेन के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सुरक्षा का प्रावधान था। ह्वेन हर्ष की सेना को चतुरंगणी कहता था। क्या कहता था, चतुरंगणी। हर्ष की दो तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है, और नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा है, और उसे माहेश्वर सार्वभौम व महाराज अधिराज कहा गया है। ठीक है ना। जो नालंदा की मुद्रा प्राप्त होती है, तो वहाँ पे उनको श्रीहर्ष के नाम से संबोधन मिलता है, और उसके साथ साथ महेश्वर, सार्वभौम, महाराज अधिराज के नाम से भी कहा गया है। फिर क्या है आगे, जो भी इम्पोर्टेंट वही देखते हैं। हर्ष अब क्या करते हैं, हर्ष ने ओडू उत्तरी उड़ीसा, तत्पश्चात कोगोंडा दक्षिणी उड़ीसा की, जो दक्षिणी उड़ीसा का गंजाम जिला है, गंजाम जिला, वह कलिंग पर विजय प्राप्त की, है ना। अब क्या करते हैं, कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिए, उड़ीसा के उत्तरी और दक्षिणी भाग पे भी कब्जा कर लिए। इतना करने के बाद हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया। इनको क्या बोला जाता था, ये इनको नई उपाधि दी गई, सकलोत्तर सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि धारण की, है ना। इनको जो है सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि दी गई। क्लियर। अब ह्वेन का विवरण विवरण आप देख लो। तो चीनी यात्री ह्वेन के भ्रमण को जो है देखते हैं, तो उसमें क्या है, उसने चीन से वो 629 ईस्वी में चलता है, और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचता है। वो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन करता है। ठीक है। अभी जब आता है तो हर्षवर्धन के समय यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति सीलभद्र थे। कौन थे, सीलभद्र। ठीक है। नालंदा क्या था, नालंदा जो है महायानी संप्रदाय का संप्रदाय
का शिक्षा से संबंधित है ना। क्लियर। अब नेक्स्ट आप देखो, तक ये ह्वेन नहीं आया था तो हर्ष क्या थे? हर्ष, शैव, मतानुयायी थे, क्या थे? अब जब ये ह्वेन के प्रभाव में आते हैं हर्ष, तो ये बौद्ध धर्म का समर्थक हो जाते हैं, है ना। तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, किया भी। तो आप आगे देखिए, तो चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में थे। ये जो नगर थे या जो सत्ता के केंद्र थे गुप्त काल में, सत्ता के केंद्र थे। ठीक। अब क्या है, पतन की अवस्था में। ठीक है। अब ह्वेन सांग ने और क्या विवरण किया था, तो शूद्र को कृषक, ये कहता है अपने विवरण में, शूद्र को कृषक के रूप में दिखाता है कि हर्ष के काल में शूद्र कौन थे? कृषक, कृषक के रूप में जाने जाते थे। और इसी इसी यात्री ने क्या किया, मेहतर, चांडाल आदि अछूतों को जो है वर्णन करता है कि ये लोग क्या थे, गांव से बाहर बाहर रहते थे, लहसुन प्याज खाते थे। तो ये क्या थे? अछूत लोग, अछूत थे या शूद्र थे। तो ये जो अछूत थे ये तो गांव से बाहर रहते थे। इससे पहले हर्षवर्धन के पहले भी जो चंडाल का जिक्र आया था, तो ये लोग गांव से बाहर ही रहते थे। और हम आज भी देखते तो जो लोग शमशान में रहते तो गांव से बाहर ही उनका निवास रहता है, शमशान घाट के आसपास, है ना। तो आप यहाँ देख लो, तो ये है चीन से आने वाले प्रमुख यात्री। तो ये ह्वेनसांग हो जाता है, हाईयान हो जाता है, और इत्सिंग हो जाता है। ये प्रमुख यात्री के रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, हाईयान, चंद्रगुप्त, ये तो हर्ष के समय आता है, हर्ष के समय। ठीक। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आता है। क्लियर। चीन में किसने पहला जिन्होंने दूत भेजा था, तो पुष्पभूति वंश के हर्षवर्धन थे, पल्लव वंश के नरसिंह द्वितीय थे, और यशोवर्मन, कन्नौज के नरेश, चोलवंशी शासक कुलोतुंग प्रथम ने चीन में अपना राजदूत भेजा था, है ना। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और नालंदा, इसके बारे में देखते हैं। सबसे विख्यात केंद्र क्या था? नालंदा महाविहार। यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। महाविहार में 10,000 छात्र थे। तो ये जब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तो ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा मतलब प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा आवासी, क्या था? आवासी परिसर वाला विश्वविद्यालय था, है ना। फिर इसमें एक साथ जो है 10,000 छात्र रहते थे या पढ़ते थे, अध्ययन का कार्य करते थे। अब क्या होता है, तो जिसमें बहुत सभी बौद्ध भिक्षु रहते थे, ये 10,000 छात्र थे, तो ये 10,000 क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन यहाँ पे पढ़ाया जाता था। चीनी यात्री इत्सिंग के समय क्या था? चीनी यात्री इत्सिंग के समय अब क्या हो जाता है, ये महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे, यानी बौद्ध धर्म का प्रभाव अब कम होने लगता है। तो ये महाविहार में
भिक्षुओं की भी संख्या कम होने लगती है। नेक्स्ट, अब ये ह्वेनसांग क्या कहते हैं कि जो विश्वविद्यालय का जो खर्चा पानी पूरा किया जाता था तो 100 गांव के राजस्व से आता था। तो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का खर्च 100 गांवों के राजस्व से पूर्ण होता था, है ना। होता था, पूर्ण किया जाता था जैसा भी। अब क्या है, अब जब इत्सिंग आता है तो इसकी संख्या क्या हो जाती है, 200 बढ़ जाती है। 200 गांवों की राजस्व से इस विश्वविद्यालय का खर्चा चलाया जाता है। पहले 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे तो केवल 100 गांव से लिया जाता था राजस्व। 100 गांव के राजस्व से खर्च चलता था। अब 3,000 बचे हैं बौद्ध भिक्षु, तो इस पे क्या है, 200 गांवों का राजस्व ले रहे हैं। ठीक है, 200 गांव से ले रहे हैं। अब क्या है, वर्णन मिलता है कि वह अपने आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्धों के प्रभाव से वह महायान के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए हर्षवर्धन जो है एक विशाल जो है धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाता है। कहाँ पे, कन्नौज में। सम्मेलन में क्या है, धर्म सम्मेलन में शास्त्रार्थ का आरंभ ह्वेनसांग ने किया। जो शास्त्रार्थ शुरू करता है तो ह्वेनसांग करता है। और इस धर्म धर्म सम्मेलन का बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ह्वेनसांग ही था, है ना। ह्वेनसांग ही था। क्लियर। आगे क्या है, कन्नौज के बाद उसने क्या किया, प्रयाग में भी महासम्मेलन बुलाया था। तो ये क्या करते हैं कि अब जो हर्ष है, हर्ष के समय कुंभ मेला की शुरुआत होती है ना। कुंभ या महाकुंभ शुरुआत होती है। क्लियर। तो ये हर 5 वर्ष में क्या करते थे, तो हर्ष जो है अपने शरीर, जब ये महाधर्म सम्मेलन बुलाया तो इन्होंने सारे वस्त्रों को या जो भी आभूषण थे वस्तु को दान कर दिया। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का जो वर्णन किया था वो बहुत ही चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया है ना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो हर 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित रूप से, जब तक वो शासन में थे, तो जब भी स्टार्ट किए थे मेला, कुंभ मेला, तो 5 वर्ष में जाते थे तो ये दान कर देते थे। सारा जो भी इनका धन था, दान करते थे। तो ये मेला में जाकर के पूरा दान करते थे, पैसा, धन, संपत्ति। इनकी 3 रचनाएं हैं, हर्ष की 3 रचनाएं हैं। तो ये कौन कौन है, हर्ष की रचनाएं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो हर्ष को एक रचयिता के रूप में भी जाना जाता है ना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के वीडियो में हर्ष से संबंधित एक सामान्य जानकारी। तो दोस्तों, ये था आज का हर्षवर्धन के बारे में पार्ट वन के थ्योरी पार्ट, है ना। तो हमने थ्योरी के माध्यम से सारे टॉपिक को कवर कर लिए। ओके।
तो जो भी हर्ष से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों यहीं से आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो कैसी लगी क्लास बताना ना भूलें। अगर आपको क्लास पसंद आई है, कंटेंट अच्छा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें। आपका जुड़ना, लाइक करना, शेयर करना या वीडियो को देखना हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ जो हो सकता है बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि मैं एक पार्ट में क्या है, एक पार्ट में थ्योरी करवा रहा हूँ। पार्ट 1 में थ्योरी से आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में क्या करता हूँ, इसी का एमसीक्यू करवा देता हूँ। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाता है, क्लियर होता है, समझ में आता है ना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये अच्छा एक तरीका है, तो आप इसको ज़रूर पसंद करें, देखें। आप देखेंगे तो पूरा वीडियो देखें तो आपको पसंद आएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अभी हो सकता है मैं उतना मैच्योरिटी से ना पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि मैं आपको अच्छा कंटेंट और अच्छा तरीके से डिफाइन कर पाऊंगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू पार्ट को लेकर के, एमसीक्यू टेस्ट के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।